दोस्तों, कुछ भी हो, लेकिन हमारे देश में कभी प्रतिभाओं की कमी नहीं थी। प्रतिभाओं और टैलेंट्स के मामले में देश सदैव अग्रणी रहा है, सदैव अमीर रहा है। कहते हैं यहाँ के तिनके तिनके में प्रतिभाएं जन्म लेती हैं, कण कण में टैलेंट्स पनपते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ विभूतियों को, कुछ प्रतिभाओं को, कुछ टैलेंट्स को ईश्वर की नेमत नसीब हुई और वो आसमान की बुलंदियों पर धुआंधार चमके। उन्हें नमन करते हैं, हम उन्हें पूजते हैं और उनसे प्रेरणाएं लेते हैं। यही कुछ ऐसी भी विभूतियां हुई हैं जिन्हें रोशनी तो नसीब हुई, लेकिन उनके चमकने से पहले ही समाज ने उन्हें अपनी खुदगर्जी के अंधेरों में गुम कर लिया, निगल लिया, खा लिया। ऐसी ही एक महान विभूति का जन्म हुआ हमारे देश में और उनका नाम है विद्याशंकर विद्यार्थी। जी हाँ, आप कंफ्यूज ना हो, हम गणेश शंकर विद्यार्थी की बात नहीं कर रहे हैं। इन्हें इनकी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनके अद्भुत योगदान के लिए विश्व में कौन नहीं जानता। अगर कोई नहीं जानता तो कमेंट कर दें। हम गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवन के भी ऐसे ऐसे पहलू आपके सामने लाएंगे जिन्हें सुनकर देखकर आप दंग रह जाएंगे और वो शायद हर कोई नहीं जानता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं विद्याशंकर विद्यार्थी। कहते हैं इनका जन्म बंगाल प्रांत के कलकत्ता शहर के नजदीक किसी छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता अंग्रेजी हुकूमत में एक छोटे से साधारण से हवलदार हुआ करते थे। विद्याशंकर विद्यार्थी की माता का निधन उनके बचपन में हो गया था और उनका पालन पोषण उनके पिता की छत्र छाया में हुआ। विद्याशंकर विद्यार्थी में मैथ का, गणित का एक अद्भुत टैलेंट था। कह सकते हैं ईश्वर ने उन्हें कुछ अलग से ही ये प्रतिभा नसीब की थी। वो गणित लगाते नहीं थे, गणित से खेलते थे। गणित उनके लिए एंटरटेनिंग एलिमेंट था। लेकिन बच्चे में इतनी अद्भुत प्रतिभा है ये पिता को पता ही नहीं था। उनके पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, धन धान्य से बहुत ज्यादा संपन्न नहीं थे। इसलिए जैसे आम घरों से बच्चे घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आ जाते हैं, बस ऐसे ही उनकी भी शिक्षा दीक्षा चल रही थी। विद्याशंकर विद्यार्थी बीएससी प्रीवियस में थे। उस समय ग्रेजुएशन 2 साल का होता था, चाहे बीएससी हो या बीए हो या बीकॉम हो। आज 3 साल का होता है, लेकिन उस समय 2 साल की प्रथा थी। ये कलकत्ता के किसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे और बीएससी प्रीवियस के स्टूडेंट थे। ये अपनी क्लास में बैठे हुए थे। मैथ के प्रोफेसर क्लास में आते हैं और रोज की तरह ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल बताते हैं। सवाल कंप्लीट होने के बाद प्रोफेसर साहब बताते हैं कि बच्चों ध्यान दिया जाए तो ये सवाल एक तरीके से और लग सकता है। और उन्होंने वाकई दूसरे तरीके से भी बहुत संतुलित तरीके से सवाल लगा करके कंप्लीट कर दिया। इसके बाद प्रोफेसर साहब बोले, बच्चों अगर ध्यान दिया जाए तो ये सवाल एक तरीके से और लग सकता है। क्या आप लोगों में से कोई है जो उस तीसरे तरीके का आइडिया बता सके? विद्याशंकर विद्यार्थी चुपचाप अपनी जगह पर खड़े होते हैं और मुस्कुराते हुए बहुत विनम्रता से प्रोफेसर साहब से कहते हैं, सर मैंने इस सवाल को 5 तरीके से सॉल्व किया है और ध्यान दिया जाए तो 3 तरीके से और लगाया जा सकता है। ये था नहले पर दहला। दोस्तों, ऐसी जगह में अक्सर व्यक्ति इन बातों को ईगो पर ले लेते हैं, लेकिन वो तो प्रोफेसर कोई महान आत्मा रहे होंगे जिन्होंने विद्याशंकर विद्यार्थी की बात को ईगो पर नहीं लिया, बल्कि उनकी बात पर पूरी तवज्जो दी, पूरा तरजीह दिया। उन्होंने विद्याशंकर विद्यार्थी को अपने पास बुलाया और उनकी नोटबुक चेक की, जहां उन्होंने उस सवाल को 5 मेथड से सॉल्व किया था। 5 मेथड्स वाकई बहुत संतोषजनक थे। प्रोफेसर साहब ने विद्याशंकर विद्यार्थी से पूछा कि वो 3 आइडियाज कौन से हैं जिससे तुम इस सवाल को और लगा सकते हो। विद्याशंकर विद्यार्थी ने सार से बताया कि ऐसे ऐसे किया जाए तो भी सवाल लग सकता है, ऐसे ऐसे किया जाए तो भी सवाल लग सकता है, और सर ऐसे से ऐसे जाए और ऐसे आए तो भी सवाल लग जाएगा। तीनों आइडियाज लॉजिकल थे, तर्कसंगत थे। प्रोफेसर साहब पूरी तरह संतुष्ट हुए। फिर उन्होंने विद्याशंकर विद्यार्थी से उनके विषय में थोड़ी और जानकारी हासिल की। पता चला कि विद्याशंकर विद्यार्थी जब इंटर में पढ़ रहे थे तब उन्होंने बीएससी फाइनल तक की मैथ एकदम कंप्लीट कर रखी थी। और खास बात ये थी कि कोई भी सवाल उन्होंने सिंगल मेथड से नहीं सॉल्व किया था, कम से कम 2 मेथड तो हर सवाल में अप्लाई किए गए थे। बल्कि कुछ ऐसे भी सवाल थे जिसमें उन्होंने 7-7, 8-8 मेथड्स या इनसे ज्यादा तरीके उन्होंने अप्लाई किए थे और सब अद्भुत थे, अद्वितीय थे। इस समय वो एमएससी की मैथ
सॉल्व कर रहे थे और बहुत संतुष्ट थे। बिना किसी के कहे प्रोफेसर साहब इतना प्रभावित थे विद्यासागर विद्यार्थी से कि उन्होंने विद्यासागर विद्यार्थी के बिहाफ पर अपनी ओर से ये बात मैनेजमेंट में रखी। मैनेजमेंट ने उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुना और मैनेजमेंट ने कहा कि आप चाहते क्या हैं। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि देखिए, जिस बच्चे की बीएससी ऑलरेडी कंप्लीट है तो उसका समय बर्बाद करने का क्या मतलब है। प्रिंसिपल साहब बोले कि आप कहना क्या चाहते हैं। बोले हम चाहते हैं कि विद्यासागर विद्यार्थी का एडमिशन सीधे बीएससी से एमएससी में करवा दिया जाए, मगर शायद यह संभव नहीं था क्योंकि यह एक प्रक्रिया होती है और प्रोसीजर पूरा होने के बाद ही रिजल्ट पर पहुंचा जा सकता है। भले ही आम हाथ से मिल जाए, लेकिन अगर प्रोसीजर पेड़ पे चढ़कर आम तोड़ने की है तो पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा। ये लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रोफेसर साहब की बात से पूरा मैनेजमेंट संतुष्ट हुआ, आपस में विचार विमर्श किया गया और शायद इतिहास में पहली बार विद्यासागर विद्यार्थी जैसे किसी विद्यार्थी को बीएससी से उठाकर सीधे एमएससी में एडमिट करवा दिया गया। अब उनकी पढ़ाई लिखाई का, कॉपी किताबों का सारा खर्च मैनेजमेंट में अपनी जिम्मेदारी पर ले लिया और जो क्षेत्रीय स्तर में, स्टेट लेवल में या इंडिया स्तर में जो भी मैथ्स की क्विज होती थी, मैनेजमेंट उन्हें अपनी ओर से पार्टिसिपेट करवाता था, अपने खर्चे से पार्टिसिपेट करवाता था। मैनेजमेंट की उम्मीदों पर कभी विद्यासागर विद्यार्थी ने पाई नहीं फेरा। उन्होंने भी अपने साथ साथ स्कूल प्रशासन का और मैनेजमेंट का खूब नाम किया। उस समय 3 साल में एक इंटरनेशनल मैथ्स क्विज होती थी। ये क्विज आयोजित की गई थी अमेरिका के द्वारा और अमेरिका के ही एक प्रोफेसर ये प्रतियोगिता ले रहे थे, ये परीक्षा ले रहे थे। कॉलेज प्रशासन ने विद्यासागर विद्यार्थी को इस क्विज में, इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करवाया। कहते हैं कि इस प्रतियोगिता में जैसे 50 क्वेश्चन थे और उसमें छूट थी 5 क्वेश्चंस की। उसमें लिखा हुआ था कि कोई 45 क्वेश्चन हल करे। विद इन टाइम विद्यासागर विद्यार्थी ने 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व किए और नीचे लिख दिया कि कोई भी 45 क्वेश्चन जांच दिए। कुछ सवाल तो उन्होंने इस तिकड़म से सॉल्व किए थे जो बहुत सरलता से सॉल्व हो जाते थे, आमतौर से जैसे लोग सॉल्व करते, लेकिन उन्होंने इतने तिकड़म से, इतने घुमा फिरा कर सॉल्व किए थे कि जब वो कॉपी प्रोफेसर साहब के पास पहुंची, अमेरिका के जो प्रोफेसर इसको चेक कर रहे थे उनके सामने पहुंची तो दंग रह गए, हैरान हो गए। हम बताते हैं कि विद्यासागर विद्यार्थी मैथ्स लगाते नहीं थे, मैथ्स से खेलते थे, उनका मनोरंजन होता था उनसे। प्रोफेसर जो कॉपी जांच रहे थे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने पता किया कि ये कहाँ का विद्यार्थी, कौन सा स्टूडेंट है। पता चला कि कलकत्ता किसी डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट है। स्वयं वो प्रोफेसर चलकर उस डिग्री कॉलेज गए और उसके मैनेजमेंट से मिले, उस बच्चे से मिले। फिर प्रोफेसर साहब ने उस विद्यासागर विद्यार्थी के पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त। मैनेजमेंट ने विद्यासागर विद्यार्थी को सूचना दी, उनको बुलवाया। वो अपनी हाफ पैंट साधारण खाकी कमीज पहनकर, शर्ट में उस विषय लगाकर, कैप पहनकर और हाथ में बेत लेकर एक सिंपल से हवलदार के हुलिया में उनके ऑफिस में पहुंचे। जाके जैसे ही वो ऑफिस के अंदर आते हैं, प्रोफेसर साहब उठकर खड़े हो जाते हैं उनके सम्मान में और खड़े खड़े उनसे बातें करते हैं। काफी देर बातें करने के बाद में प्रोफेसर साहब ने विद्यासागर विद्यार्थी के पिता से कहा कि अगर उनकी परमिशन हो तो वो विद्यासागर विद्यार्थी को अपने देश अर्थात अमेरिका ले जाना चाहते हैं। कहाँ लोग दलालों के पीछे पीछे घूमते हैं कि हमारा पासपोर्ट बनवा दो, वीजा बनवा दो, ये करा दो, वो करा दो, किसी तरीके से अमेरिका जाने का मौका मिल जाए। यहाँ अमेरिका के प्रोफेसर, इतने सक्षम प्रोफेसर, स्वयं विद्यासागर विद्यार्थी को अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहते हैं। विद्यासागर विद्यार्थी के पिता साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने अपनी सहमति दे दी। अब विद्यासागर विद्यार्थी इंडिया से अमेरिका पहुंच जाते हैं। अमेरिका में वो प्रोफेसर साहब अपने खर्चे से विद्यासागर विद्यार्थी की आगे की पढ़ाई और उनको सारी व्यवस्थाएं करते हैं। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में वहीं उनको एक अच्छी सी जॉब मिल जाती है और वहां पर जॉब में सेटल हो जाते हैं। यहाँ प्रोफेसर साहब की बेटी जो विद्यासागर विद्यार्थी की उम्र की थी, विद्यासागर विद्यार्थी के टैलेंट से इतना प्रभावित है कि उसे लव हो जाता है विद्यासागर विद्यार्थी से। और अमेरिका में इन लव अफेयर्स के मामले में इतने ज्यादा पर्दे नहीं, इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं है। बेटी ने सीधे अपने फादर से कहा कि वो विद्यासागर विद्यार्थी से मैरिज करना चाहती है। फादर ने साथ स्वीकृति दे दी और विद्यासागर विद्यार्थी की प्रोफेसर साहब की बेटी के साथ मैरिज हो गई। विद्यासागर विद्यार्थी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। सब कुछ सामान्य था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट तब आता है जब इंडिया से खबर आती है विद्यासागर विद्यार्थी के पास कि उनके पिता की तबीयत काफी खराब है। पिता की तबीयत की बात सुनकर के विद्यासागर विद्यार्थी तुरंत अमेरिका से इंडिया आते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी भी आती है। यहाँ उनको एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और उनका यथासंभव इलाज करवाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।
पिता के निधन के बाद विद्याशंकर विद्यार्थी का मोह इंडिया से हो गया, क्योंकि वो इंडिया में पले बड़े थे, यहीं जन्मे थे, यहीं पैदा हुए थे। अब वो अमेरिका नहीं जाना चाहते थे। इंडिया में ही उनको उसी लेवल की जॉब मिल गई जिस लेवल की अमेरिका में थी, लेकिन जॉब भले ही सेम लेवल की थी, बहुत फर्क है इंडिया और अमेरिका में। अमेरिका एक बहुत सक्षम देश है, जबकि इंडिया एक विकासशील देश है। चूंकि विद्याशंकर विद्यार्थी इंडिया में जन्मे थे, इंडिया में पले बड़े थे, यहीं खेले थे, उनमें भारतीय खून था और हर परिस्थिति में सर्वाइव करने की उनमें क्षमता थी। लेकिन उनकी पत्नी जो अमेरिका में जन्मी थी, सुख और वैभव में रही थी, उनमें अमेरिकन खून था, वो इंडिया की कल्चर को सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। उन्होंने कई बार विद्याशंकर विद्यार्थी से कहा कि वो इंडिया छोड़कर अमेरिका चले, लेकिन विद्याशंकर विद्यार्थी अब इंडिया छोड़कर अमेरिका जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके मन में इंडिया के प्रति भी उनकी कुछ जिम्मेदारियां थीं। आखिर एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे सीधे दो टूक शब्दों में कहा, वो या तो उनको चुन ले या फिर अपने इंडिया को चुन ले। यह बात सुनते ही विद्याशंकर विद्यार्थी अपनी पत्नी की ओर देखते रह गए। एक दृढ़ निश्चय लेते हुए विद्याशंकर विद्यार्थी ने कहा कि वह इंडिया को चुनेंगे। अगर वो कहीं जाना चाहती हैं तो साथ से जा सकती हैं। बात बढ़ती है और बात बात में यहीं पर दोनों का डिवोर्स हो जाता है। विद्याशंकर विद्यार्थी की पत्नी अपने पति को छोड़कर अपने देश चली जाती है। विद्याशंकर विद्यार्थी को इस बात का इतना गहरा सदमा लगता है, उनके मन में बस बार बार यही बात आती है कि उनकी योग्यता की इस दुनिया ने कोई कीमत नहीं समझी। अगर कीमत समझी तो सुख संपन्नता की, वैभव की, विलासिता की। वास्तव में दोस्तों इस संसार ऐसा ही है। यह सदमा कुछ इस प्रकार से विद्याशंकर विद्यार्थी के दिलो दिमाग पर बैठ जाता है कि वो पागल हो जाते हैं, और पागलपन की स्थिति इतनी गंभीर होती है कि उन्हें पागल खाने में एडमिट करवाना पड़ता है, जहां से वह फिर कभी नहीं निकलते हैं। विद्याशंकर विद्यार्थी की यह कहानी किसी पत्रकार के कानों में पड़ती है, वो प्रभावित होता है और वह हकीकत जानने उस पागल खाने में जाता है जहां विद्याशंकर विद्यार्थी एडमिट थे। पत्रकार वहां के डॉक्टरों से, वहां के स्टाफ से विद्याशंकर विद्यार्थी के बारे में पूछता है और फिर जो कहानी उभर कर सामने आती है वो हमने आपके साथ शेयर की है। आज विद्याशंकर विद्यार्थी के नाम पर उनकी यादों के रूप में सिर्फ पत्रकार के पास दो फोटो, एक फोटो ये जो कॉलेज टाइम का है, विद्याशंकर विद्यार्थी का ग्रुप फोटो है, इसमें विद्याशंकर विद्यार्थी का ये फोटो है, और दूसरा फोटो वही विद्याशंकर विद्यार्थी का, ये पागल खाने का है इस अवस्था में। बस दोस्तों ये संसार ऐसा ही है। अगर आपकी परिस्थिति अच्छी है, इस समाज का रुख आपके प्रति कुछ और है, और अगर परिस्थिति ठीक नहीं है तो इसी समाज का रुख आपके प्रति कुछ और है। बस दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम सबको यही कुछ हकीकतें, समाज की यही कुछ संरचनाएं दिखाना चाहते हैं। इसमें कई बार बातें कड़वी हो जाती हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। दोस्तों फिलहाल वीडियो खत्म करते हैं। सबके लिए हमारी शुभकामना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक सबको बाय।